A very very good afternoon to all of you. Good afternoon Krishna, Sanchita, Dheeraj, everybody. लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन पढ़ा था, कितने स्टूडेंट्स ने जाके इसे लर्न किया? ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक. मैंने थोड़ा सा होमवर्क दिया था, वो लिखा. सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, छवि लिखा, प्रिंस लिखा. चलो गुड. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. देखो, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया समझिए. अपन ने पढ़ा था बैक्टीरिया जो है उसका स्ट्रक्चर सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? सिंपल. और उसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स है, यानी सब तरह का रेस्पिरेशन होता है. आइए लिखते हैं, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. दो तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. एनारोबिक वाले एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, एरोबिक वाले एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे. अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एरोबिक भी दो तरह के होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो मर जाएंगे, यानी वो सिर्फ एरोबिक करेंगे. कंपल्सरी एरोबिक यानी ऑब्लिगेट एरोबिक. ऑब्लिगेट एरोबिक. और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नफरत है, अगर उन्हें जरा भी ऑक्सीजन मिल गई तो वो मर जाएंगे, यानी ऑब्लिगेट एनारोबिक. ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी. अब मजेदार ट्विस्ट समझाती हूं. मतलब ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. पहले वाले ऑक्सीजन होने ना होने से मर जाएंगे, दूसरे वाले ऑक्सीजन होने से मर जाएंगे. ऐसा क्यों होता होगा भाई? सिंपल सी बात है, इनके पास केवल एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले एंजाइम्स नहीं होंगे. इनके पास केवल एनारोबिक वाले एंजाइम्स होंगे, एरोबिक वाले नहीं होंगे. पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें दोनों तरह के एंजाइम्स हैं, एरोबिक भी कर सकते हैं, एनारोबिक भी कर सकते हैं. अब समझो, अगर मैं ये कहूं कि वो वैसे तो एरोबिक है, उसकी पसंद तो यही है कि मुझे ऑक्सीजन मिले तो मैं बढ़िया रेस्पिरेशन करूंगा, पर अगर फैसिलिटी नहीं है और ऑक्सीजन नहीं भी मिली तो भी वो सरवाइव कर जाते हैं, तो वो एरोबिक कहलाएंगे कि एनारोबिक? किस कैटेगरी में आएंगे? एरोबिक, क्योंकि चाहते तो ऑक्सीजन है. लेकिन ऑब्लिगेट एरोबिक है या फैसिलिटी मिलेगी तो अच्छा है, नहीं मिली तो कर लेंगे एनारोबिक. फैसिलिटी, उन्हें बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स. इस बात को समझो. स्टूडेंट्स पता है क्या सोचते हैं? फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब है तो एनारोबिक, फैसिलिटी मिलने पे एरोबिक करते हैं. नहीं, ये है एरोबिक, फैसिलिटी नहीं है तो चलो एनारोबिक कर लेंगे. कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, यानी है तो एरोबिक ही, पर अगर नहीं भी है तो भी काम चला लेंगे. इसी तरह यहां क्या लिखूं? बोलो बोलो. फैकल्टेटिव एरोबिक, यानी प्रेफर तो क्या करते हैं ये? एनारोबिक. लेकिन अगर कभी ऑक्सीजन है भी तो ऐसा नहीं है कि मर ही जाएंगे. कैन लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. ये देखो, यहां पे फिर से देख लो, ये तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएंगे, इन्हें तो एनारोबिक ही चाहिए. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जिंदा रह लेंगे. ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में मर जाएंगे, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जिंदा रह लेंगे. आया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ाना था, फैकल्टेटिव वाला. ये जनरली स्टूडेंट्स उल्टा समझते हैं. तो एरोबिक में दो कैटेगरी हो गई, ऑब्लिगेट एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब. और एनारोब में दो कैटेगरी हो गई, ऑब्लिगेट एनारोब एंड फैकल्टेटिव एरोब. ये जो टेटनस वाला बैक्टीरिया है ये ऑब्लिगेट एनारोब होता है. ऑक्सीजन मिली कि वो मरा. डब्बा बंद फूड में जो बैक्टीरिया आते हैं, टिंड फूड कहते हैं ना, टिंड फूड, पैकेज फूड लेकर आए तो अच्छे से बॉईल करके खाइए. पैकेज्ड फूड में अगर कोई बैक्टीरिया मिलता है किस कैटेगरी का होगा?
ऑब्लिगेट एनारोब कंप्लीट ऑक्सीजन की एब्सेंस में रह पाता है। तो बिल्कुल इजी टर्म है, ऑब्लिगेट एरोब सिर्फ एरोबिक में जिएगा, एनारोब में जी नहीं सकता। ऑब्लिगेट एनारोब सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में जिएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जी ही नहीं सकता। फैकल्टेटिव एनारोब एनारोबिक कंडीशन में भी जी सकता है, यानी बेसिकली क्या है, एरोबिक। फैकल्टेटिव एरोब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जी सकता है, यानी बेसिकली क्या है, एनारोब। चलिए अब आपको कुछ आइडिया अगर हो प्रीवियस क्लासेस का, हमारे अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, साइकिल हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। और हमारे अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रेब साइकिल है वो मैंने पढ़ाया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या चेन है, आगे पढ़ाऊंगी, एरोबिक रेस्पिरेशन में रोल प्ले करती है, वो आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। अब बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं, तो उसमें ये सब कुछ कहाँ होगा, ये सारे एंजाइम्स कहाँ होंगे, वो लिख रहे हैं अपन। लिखिए, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल दोनों ही साइटोप्लाज्म में होगा बैक्टीरिया के अंदर। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम हमारे सेल में भी साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो बैक्टीरिया में भी होंगे, पर हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल में क्रेब साइकिल के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, सारी साइकिल साइटोप्लाज्म में चलेगी। और हमारे अंदर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पढ़ाए थे, कितनों को याद है? जिसको याद नहीं है बहुत बुरी बात है। इनके में वो सब कुछ मीजोजोम्स में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवैजिनेशन याद है, तभी तो हमने मीजोजोम्स को माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस कहा था, फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया जैसे, इसीलिए कहा था। लिख लीजिए, लखन एक पंखा चला दीजिए पीछे का, ह्यूमिड हो रहा है बहुत। हाँ स्लो कर देना बस, वो वाला चला दो या तो। हाँ रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। चलिए अब ये एग्जाम्पल्स लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। फोटोसिंथेटिक वाले जो थे ना, पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये फैकल्टेटिव एरोब है, मतलब प्रेफर क्या करता है ये, एनारोबिक कंडीशन। परफेक्ट। चलिए अब लिखिए रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। 1 मिनट का टाइम लो, इसको अच्छे से समझो, फिर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। आइए अब मुझे बताओ, एनी आइडिया रिप्रोडक्शन जो है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। चलो लिखते हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आपको क्या लगता है मोनेरा किंगडम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलना चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खास बात क्या है, 2 गैमीट बनते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, और गैमीट बनते टाइम मियोसिस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी मियोसिस नहीं होता, कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्या लगता है इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। चलो तो पहला लिखो एसेक्सुअल, जिसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, काफी सारी जगह छोड़ देना, और इधर लिख देते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। किसी भी मोनेरा के अंदर, यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, किसी में भी मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ भी नहीं होता। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर आपको जूनियर क्लासेस का आइडिया हो, तो उससे तो कार्बन कॉपी बनती है डॉटर सेल की। अगर कार्बन कॉपी बनेगी तो उस हिसाब से तो सदियों पहले जैसा बैक्टीरिया था आज भी वैसा होना चाहिए, पर वातावरण में बदलाव आ रहा है तो इनमें भी तो चेंजेस आए होंगे, कुछ खत्म किए होंगे नेचर ने, कुछ सिलेक्ट किए होंगे, यानी कहीं ना कहीं जीन्स में तो वेरिएशन आने चाहिए ना। पर जीन में एक्चुअली वेरिएशन कब आता है? जब क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज 1 की पैकाइटीन में, यानी मियोसिस 1 में, यानी मियोसिस में। पर हम तो कह रहे हैं इनमें मियोसिस होता ही नहीं है, पर कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे थोड़ा बहुत जेनेटिक्स तो चेंज हो, यानी इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं, मियोसिस के थ्रू नहीं होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वो तो होगा। आ रहा है समझ में क्यों होगा? चलो अब उसके 3 तरीके होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 तरीके होते हैं। ये हम धीरे धीरे 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे।
होता क्या है, अभी बनाना मत, जैसे सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई, मीजोजोम हो गया। आपको याद है मैंने एक प्लाज्मिड पढ़ाया था, एफ प्लाज्मिड, उसके पास ऐसे जीन होते हैं जो एक ट्यूब बना सकते हैं, इसे कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। और ये मान लो दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास मान लो ऐसा कोई जीन नहीं है, पर कॉन्जुगेशन ट्यूब से ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब कंजंक्शन, जोड़ने वाली ट्यूब। और अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो थोड़ा सा इधर या इसका इधर ऐसे जा सकता है। तो ये एक तरीका हो गया, मियोसिस नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई दो गैमीट्स नहीं बन रहे, फिर भी जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो लगातार बदलाव इनमें भी आ रहा है। तो पहला तरीका होता है कॉन्जुगेशन। पहले मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती थी, अब ये सब नहीं पूछते, सिर्फ लिख लो कॉन्जुगेशन। ये पहला तरीका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का पहला तरीका। दूसरा तरीका समझना, बनाना मत। दूसरे में क्या होता है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक नया, इसका खुद का डीएनए तो है ही, मान लो किसी वायरस ने अटैक किया, बैक्टीरिया को जो वायरस अटैक करता है उसे बैक्टीरियोफाज वायरस कहते हैं, अगर नाम सुना हो। वायरस हमेशा अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है, इस तरह से इस बैक्टीरिया के अंदर एक नया जेनेटिक मटेरियल आ गया। अगर वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल नया आ रहा है, चेंज आ रहा है जेनेटिक्स ऑफ द बैक्टीरिया में, उसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अभी सिर्फ नाम लिख लो, इनकी डिटेल्स अलग से लिखेंगे। ट्रांसडक्शन, ये वायरस के थ्रू डीएनए बदल रहा है, कोई मियोसिस नहीं हो रहा, कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, फिर भी बदलाव आ रहा है। 2B। तीसरा तरीका, 2C। कभी कभी क्या होता है, एक मीडियम के अंदर दो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, इसका डीएनए का कुछ हिस्सा ट्रांसफर होके यहां आ जाता है मीडियम में से, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा तरीका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये रूपांतरण हो जाना, उसमें कुछ बदलाव आ गया। तो ध्यान रखो, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया में कोई बदलाव ही नहीं आता। इन तीन तरह से बैक्टीरिया की जेनेटिक्स, थोड़ा थोड़ा डीएनए चेंज हो सकता है। ठीक है, अब मेन एसेक्सुअल है, इसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर फेवरेबल कंडीशन है, आपने क्या पढ़ा है, बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है एसेक्सुअली? फिजन। कौन सा फिजन? बाइनरी फिजन। लिखिए, मोस्ट कॉमन तरीका बाइनरी फिजन, मोस्ट कॉमन। ऐसे ही बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो वन पेरेंट सेल से क्या कितने बन जाएंगे? 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स। पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, न्यूक्लियस तो है ही नहीं, मतलब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा। देखो, अभी बनाना मत, पर अगर आपको पुराना याद हो तो बाइनरी फिजन भी कई तरह से होता है। ऐसे भी हो सकता है, अमीबा में ऐसा कैसा भी हो जाता है। अगर आपको यूग्लिना वगैरह का आइडिया, उसमें ऐसे होता है, मतलब लंबे में हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, तिरछा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बैक्टीरिया में मोस्टली ट्रांसवर्स ऐसे करके होता है, तो मोस्टली ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, मतलब जो दो डॉटर सेल बनते हैं वो ट्रांसवर्सली बनते हैं, हॉरिजॉन्टली कटता है, ना कि लंबे में या तिरछे में। इसकी डिटेल्स 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, अब अगर एग्जैक्ट कार्बन कॉपी चाहिए तो माइटोसिस होगा, पर अगर आपको याद हो सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ाया था ए माइटोसिस, जिसमें बस न्यूक्लियर मटेरियल खिंच जाएगा, जेनेटिक मटेरियल, फिर साइटोप्लाज्म खिंच जाएगा। जरूरी नहीं है दोनों डॉटर सेल सेम साइज के हों, यानी इसमें ए माइटोसिस से भी बाइनरी फिजन हो सकता है और माइटोसिस से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मान लीजिए कि बाहर, अच्छा, और ये सब कब होगा? इन फेवरेबल कंडीशंस, वातावरण एकदम बढ़िया है, फेवरेबल एनवायरनमेंट। पर मान लो बाहर बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, बहुत सूखा पड़ा है, खाने की कमी है,
क्या बैक्टीरिया चाहेगा कि मैं डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाऊं और वो बेचारे भूखे मरे या सर्दी में मरे, कुड़कुड़ा के मरे या गर्मी में मरे? वो क्या चाहेगा कि मैं अभी डिवाइड करूं या नहीं करूं? नहीं करूं। तो वो अपने चारों तरफ एक मोटी सी दीवार बनाएगा, हार्ड रेजिस्टेंट वॉल, और अब वो स्पोर कहलाएगा। उसके अंदर वो इंतजार करेगा फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होने का, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो दीवार फटेगी और फिर वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाएगा। यानी अनफेवरेबल कंडीशन में वो बनाता है एंडोस्पोर। कल पढ़ाया था एंडोस्पोर किस में बनता है? रॉड शेप्ड बैसिलाई में, बाकी किसी में नहीं। बाकी और कोई बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता अनफेवरेबल कंडीशंस में। इन अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल, बाद में डिवाइड वो बाइनरी फिजन से ही करेगा। एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं इन अनफेवरेबल कंडीशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतनी जबरदस्त हार्ड लेयर बनाते हैं कि -100 डिग्री सेल्सियस से +100 डिग्री सेल्सियस यानी खौलते हुए पानी तक में, और 0 डिग्री पे ही बर्फ बन जाती है। -100 पे सोचो क्या हाल होता है, उस तक पे रेजिस्टेंट रह लेते हैं, झेल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली, सबको झेल जाते हैं। इतना जबरदस्त एंडोस्पोर बनाते हैं। कैसे बनता है पहले पढ़ाती थी डिटेल में, अब नहीं पूछा जाता, नहीं बताऊंगी। देखिए यहां पर एनसीईआरटी की लाइंस। मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कोई पूछेगा तो बाइनरी फिजन, और एंडोस्पोर्स बनाएगा अनफेवरेबल कंडीशन में। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एंडोस्पोर के माध्यम से वो अनफेवरेबल प्रतिकूल परिस्थिति को झेल रहा है? यानी मीन्स ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस को झेलना। मीन्स ऑफ पेरिनेशन क्या है? एंडोस्पोर का बनना। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है कॉन्जुगेशन यानी ट्यूब बना के, ट्रांसडक्शन यानी वायरस के थ्रू, या ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम के थ्रू डीएनए का आदान प्रदान। चलो देखो एनसीईआरटी कैसे लिखती है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म स्पोर, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉर्ट ऑफ, ये किसके लिए लिख रहे हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए। बाय एडॉप्टिंग प्रिमिटिव, पुराना तरीका ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। अब नोट करके लिखिए, नोट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब नोट, नोट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ, एनसीईआरटी की लाइन है, इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉर्ट ऑफ मतलब ट्रू सेक्सुअल नहीं है, मियोसिस नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ, पुराना तरीका है ये डीएनए ट्रांसफर का। नया तरीका क्या होता? गैमीट्स बनाते। बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। बैक्टीरियम और बैक्टीरिया में डिफरेंस मालूम है? बैक्टीरियम सिंगल है, बैक्टीरिया प्लूरल है। एक बैक्टीरिया को बैक्टीरियम बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं तो बैक्टीरिया यूज करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, बताइए ये किसका डायग्राम है? ये क्या शो कर रहा है? बाइनरी फिजन, ये जेनेटिक मटेरियल, फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन यानी डिवाइडिंग बैक्टीरिया, बाइनरी फिजन को शो कर रहा है। लेबलिंग आनी चाहिए। ये डीएनए है, अलग अलग हो गया। ये सेल मेम्ब्रेन होगी, चारों तरफ सेल वॉल होगी। चल, एंडोस्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में मिलेंगे, बनेंगे। बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, एसिड, अल्कली, खाना, पानी की कमी, -100 से +100 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रहते हैं। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अकर्स ओनली इन, ये भी छोड़ दो, ये सब भी जरूरत नहीं है। अकर्स ओनली इन बैसिलस, वो लिख लेते हैं अपन, हमने लास्ट क्लास में लिखा भी था। अकर्स ओनली इन बैसिलाई, यानी रॉड शेप्ड वालों में पॉसिबल होता है। बैसिलाई, बैसिलाई कल लिखा था अपन ने। चलो अब नोट में ही लिख लेते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन की परिभाषा लिखिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम, क्या लिखे, डोनर टू रिसिपिएंट या रिसिपिएंट टू डोनर, डोनर टू रिसिपिएंट बैक्टीरियम, यानी एक डोनर बैक्टीरिया होगा, एक रिसिपिएंट बैक्टीरिया होगा, डोनर टू रिसिपिएंट बैक्टीरियम थ्रू सराउंडिंग मीडियम के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा, मीडियम के थ्रू। नेक्स्ट, कॉन्जुगेशन। अब पूरा स्टेटमेंट कॉमन है, मैं नहीं लिखवा रही हूं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट बैक्टीरियम, आप सिर्फ लिखो थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब, थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। नंबर 3 लिखिए ट्रांसडक्शन, इसमें भी पूरा नहीं लिख रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट बैक्टीरिया थ्रू बैक्टीरियोफाज वायरस। मुझे बताओ, इसमें से दो बैक्टीरिया डायरेक्ट कांटेक्ट में किस में आ रहे हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो लिख लो यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट, वहां तो मीडियम के थ्रू डीएनए जा रहा है, यहां वायरस के थ्रू जा रहा है, यहां एक्चुअली दोनों पास पास आ रहे हैं, ट्यूब एक ब्रिज बन रहा है, उसके थ्रू मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। यहां देख सकते हो आप, ये मीडियम से चला गया, ये वायरस से गया है, और यहां बाकायदा एक ट्यूब बनी है, उसके थ्रू गया है। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये मैं अभी नहीं लर्न करवाऊंगी। इसकी भर भर के डिटेल्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th क्लास के चैप्टर में ये तीनों का नाम और तीनों की डिटेल्स आती है। चलिए, ये सब भी नहीं पढ़ना, ये सब पहले पढ़ाते थे कॉन्जुगेशन। अब हेडिंग डालिए यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्यों लिख रहे हैं किंगडम मोनेरा में? क्योंकि एक आर्की बैक्टीरिया भी है, इसीलिए यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वो सारे आ जाएंगे, और एक आर्की बैक्टीरिया ग्रुप होगा। चलिए, यू बैक्टीरिया इज इक्वल टू ट्रू बैक्टीरिया। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो रिजिड सेल वॉल। क्या सब में मिलेगी? किसमें नहीं मिलेगी? माइकोप्लाज्मा। एनिमल कहां से आ गए भाई, अभी तो बैक्टीरिया चल रहा है। रिजिड सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा है, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ में सेल वॉल नहीं होती, बाकी सारे प्रोकैरियोट्स में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ मोटाइल, क्या मिलेगा? फ्लैजिलम। इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम, एक भी हो सकता है, बहुत सारे फ्लैजिला भी हो सकते हैं। इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम, ग्रेट। चलो, अब इसमें एक और स्टार लगा के लिखो साइनोबैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया में अब हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, या उसका दूसरा नाम क्या पढ़ाया है आपको? ब्लू ग्रीन एल्गी। वेरी गुड, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके बारे में कुछ स्पेशल बताया था न्यूट्रिशन को लेकर। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करा था इन्होंने। ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक? फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक? ऑक्सीजेनिक या अनऑक्सीजेनिक? ऑक्सीजेनिक। लिखिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ब्रैकेट में लिख देना ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आपको बताया था मैंने, इनमें कुछ स्पेशल है जो हायर प्लांट्स की तरह है। क्लोरोफिल ए, लिखिए क्लोरोफिल ए, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। कहां ये मोनेरा? प्रोकैरियोटिक सेल। कहां एक आम का पेड़? एंजियोस्पर्म। पर दोनों में सेम क्लोरोफिल ए मिलता है। मैंने कल की क्लास में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी भी लिखवाया था, वहां बी कट कर दो, सिर्फ ए लिखो, क्योंकि एनसीईआरटी में ए दिया हुआ है। क्लोरोफिल ए लिखो, यहां पे निकालिए वो फ्लोचार्ट, ये वाला क्लोरोफिल ए लिख दो, केवल क्लोरोफिल ए। चलिए, अब मैं दोबारा याद दिलाती हूं, जिससे पहले आप भूल जाओ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में अपन ने बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन जनरल पढ़ा, बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन जनरल पढ़ा, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन जनरल पढ़ा। फिर अपन ने यू बैक्टीरिया ग्रुप उठाया, बाद में आर्की बैक्टीरिया उठाएंगे।
यू बैक्टीरिया में एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर अपन देख चुके हैं, अब अपन पर्टिकुलरली थोड़ी सी बात साइनोबैक्टीरिया की कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, ये कहां मिलेंगे? देखो साइनोबैक्टीरिया सब जगह मिलते हैं, लैंड पे भी, पानी में भी, और पानी में फ्रेश वाटर में भी, जैसे नदी का, समंदर का, तालाब का, और मेरीन वाटर में भी, जैसे खारा पानी सी का या ओशियन का। लिख लीजिए, फ्रेश वाटर, मेरीन, टेरेस्ट्रियल, एल्गी। एक्चुअली एल्गी नहीं है, पहले एल्गी में डालते थे, पर क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तभी तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाम पड़ा हुआ है आज तक। फ्रेश वाटर और मेरीन और टेरेस्ट्रियल, मतलब सब जगह मिलते हैं, हर तरह के पानी में, हर तरह की धरती पे। इसमें से इन्हें अंडरलाइन कर लेना, जो येलो में है वो एनसीईआरटी की लाइंस है। ये सब साइनोबैक्टीरिया की बात चल रही है, ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया हेडिंग है, उसके पॉइंट्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये कैसे कैसे मिलते हैं समझो। देखो वैसे तो एक एक साइनोबैक्टीरिया एक एक सेल का बना है, कुछ साइनोबैक्टीरिया अकेले एक सेल की तरह रहते हैं, यानी यूनिसेल्यूलर। लिखिए यूनिसेल्यूलर। एग्जाम्पल, स्पाइरुलिना, नाम सुना है कभी स्पाइरुलिना का? इसके कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, सुपर फूड होता है, साइनोबैक्टीरिया खाते हैं अपन, सुपर फूड, फॉरेन कंट्रीज में बहुत खाते हैं, कैप्सूल टैबलेट्स आती हैं इसकी, इतना जबरदस्त है, इसकी डिटेल्स 12th क्लास के स्ट्रैटेजीज चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो, लेकिन कुछ कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, ऐसे ऐसे साथ, एक एक साइनोबैक्टीरिया तो एक एक सेल ही है, पर ऐसा चिपचिपा एक बाउंड्री जैसी बन जाती है और कॉलोनी बना लेते हैं। लिखिए कॉलोनियल, कॉलोनियल भी मिल सकते हैं। एग्जाम्पल, माइक्रोसिस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पाइरुलिना पे टिक लगा लेना, ये कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया है। और ये इंपॉर्टेंट है, फिलामेंटस, 3 रूप में मिलेंगे, या तो अकेले अकेले, या कॉलोनी बना के, ऐसा फोटो बना लेना छोटा सा, या फिलामेंट मतलब ऐसे, ये एक साइनोबैक्टीरिया एक और साइनोबैक्टीरिया, ये हमेशा ऐसे कॉलोनी की तरह रहते हैं और चारों तरफ ऐसे वही चिपचिपी लेयर होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में बना है डायग्राम, म्यूसिलेज की शीट होगी, चिपचिपी शीट होगी। तीनों तरीके से मिल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल फिलामेंट की तरह एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, इनमें से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाबीना, नॉस्टॉक। एक का तो डायग्राम बना है हमारी एनसीईआरटी में, अभी दिखाऊंगी आपको। एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। नेक्स्ट, नोट करके लिख लो, कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, एनसीईआरटी की लाइन है। इवन फिलामेंटस फॉर्म में भी होता है, कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। जिलेटिनस शीट, ये देखिए हमारी एनसीईआरटी में नॉस्टॉक का डायग्राम है, जो एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग ब्लू ग्रीन एल्गी है पर ये हमेशा एक धागे के रूप में रहते हैं, फिलामेंट बना के, और ये इसकी म्यूसिलेजिनस शीट है। ये वाली लेबलिंग अभी आपको नहीं सिखाई है, अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी। चलो अब समझो, हमने इनका नाम क्या रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब इनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होंगे जिसके कारण इनका अलग अलग कलर होगा। पर ये केवल ब्लू ग्रीन कलर के नहीं होते, रेड कलर के भी होते हैं, बल्कि एक समंदर है रेड सी, उसका लाल कलर इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे रेड वाले साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया पर क्वेश्चन पूछते हैं, लिखिए रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया। उसका नाम लिखिए, बोलो मेरे साथ, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। देखो एरिथ्रो का मतलब ही लाल होता है, आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी पर सबसे पहले फ्री ऑक्सीजन किन्होंने निकाली थी, इन्हीं साइनोबैक्टीरिया ने। इनके पहले पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे, तब हमारा एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग टाइप का था। लिखिए
फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। पहले मैंने आपसे कहा था ये बहुत बड़ी क्रांति थी, बहुत बड़ी घटना घटी थी। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या मैं कह सकती हूं इन्होंने रिड्यूसिंग वातावरण को ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट किया था? लिखिए, कन्वर्टेड रिड्यूसिंग एनवायरमेंट ऑफ अर्थ इनटू ऑक्सीडाइजिंग टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 12th क्लास के एवोल्यूशन से भी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम नेगेटिव की तरह है ये, मतलब इनकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव जैसी है। ग्राम नेगेटिव जैसी मतलब किस किस की बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन एंड लिपिड्स भी होंगे, वो पॉलीसेकेराइड्स वगैरह। टिकॉइक एसिड होगा क्या? नहीं होगा। पेनिसिलिन से मरेंगे या नहीं मरेंगे? नहीं मरेंगे, लिपिड को नहीं घोलेगी ना, लाइसोजाइम से नहीं मरेंगे। चलो, स्पाइरुलिना हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सिंगल सेल्ड वाला है। चलिए अब नेक्स्ट, ऑफन फॉर्म्स लिखो, ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये 12th क्लास के एनवायरमेंटल इश्यूज में पढ़ते हैं। अभी सिर्फ हल्का सा समझ लो, होता क्या है, एक वाटर बॉडी है जिसमें बहुत सारा पॉल्यूटेड केमिकल्स आ गए, तो अचानक से साइनोबैक्टीरिया खूब फलते फूलते हैं, खूब ग्रो करते हैं, खूब मल्टीप्लाई करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फटाफट फटाफट बाइनरी फिजन से पूरा सरफेस ढक लेते हैं। पूरा सरफेस ढक लेंगे, ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पूरा ढक लेते हैं, ऊपर से सनलाइट भी नहीं घुस पाती, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाती, पानी में घुली हुई है यूज कर लेते हैं। बाकी जो जानवर हैं, मछलियां वगैरह, दूसरे पेड़, पानी के अंदर उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो मर जाते हैं। धीरे धीरे उस लेक में से बदबू आने लगती है, सड़ांध आने लगती है। आपने अगर देखा हो, कई बार ऐसी काई जमी रहती है वाटर बॉडी पे, आपको लगेगा जैसे मैदान है, पैर रखोगे और सीधे नीचे, ये एल्गल ब्लूम के कारण होता है। ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, जब भी पानी में पॉल्यूशन ज्यादा होगा, केमिकल, मान लो वहां आसपास खेत है, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, खाद यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो सब जब पानी में जाते हैं बहके, तो ग्रीन एल्गी जो प्लांट किंगडम में आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी जो मोनेरा किंगडम में आते हैं, ये बहुत ब्लूम का मतलब होता है खूब फलना फूलना, और इनके फलने फूलने के कारण बाकी सब मर जाते हैं। ये पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। पूरी काई जमी रहती है, ग्रीन कलर का पानी हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मैदान है, पांव रखते ही सीधे नीचे बदबू आती है, क्योंकि सब जानवर पेड़ अंदर सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी घटना नहीं है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूमिंग करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया या सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत इंपॉर्टेंट। अलग अलग चैप्टर में इनके नाम बार बार आएंगे। देखो एक बात समझो, एक बात समझ लो, हालांकि मिनरल न्यूट्रिशन में डिटेल में पढ़ेंगे। पेड़ों को CO2 तो एनवायरमेंट से ले लेते हैं, हवा में CO2 गैस है, पानी मिट्टी से ले लेते हैं, सारे मिनरल वगैरह मिट्टी से ले लेते हैं। भाई नाइट्रोजन पेड़ों को चाहिए कि नहीं चाहिए? अमीनो एसिड बनाने, DNA RNA बनाना है, नाइट्रोजन चाहिए। इवन क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है ना, उसके लिए भी नाइट्रोजन चाहिए होती है, उसमें भी नाइट्रोजन लगती है। तो भाई सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन 78% है, तो सीधे ही ले लेना पेड़। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है ना, वो इस फॉर्म में रहती है N2। इसमें ये 3 जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनको पेड़ तोड़ नहीं सकता। इसीलिए पेड़ हवा में से नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं। CO2 तो ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, पर नाइट्रोजन नहीं ले सकते, जबकि नाइट्रोजन तो भरी पड़ी है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। और फिर जो कल बैक्टीरिया पढ़े थे, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोकोकस, वो इसे नाइट्राइट में बदलेंगे, और फिर नाइट्रोबैक्टर उसे नाइट्रेट में बदलेगा। जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कल पढ़े थे, नाइट्रीफाइंग जिन्हें कहा था। और फिर पेड़ नाइट्रेट, थोड़ा बहुत नाइट्राइट्स, कभी कभी डायरेक्ट अमोनिया, ये मिट्टी से ले लेते हैं। अगर ये साइनोबैक्टीरिया या कुछ राइजोबियम पढ़ा था कल,
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो भी यही करके दे रहा है। अगर उस मिट्टी में से आप राइजोबियम को हटा दोगे तो दाल फैमिली वाला पेड़ कभी ग्रो ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि राइजोबियम ही है जो उसके लिए ये काम करता है। तब जाके फिर वो अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट इसे एब्जॉर्ब करता है, उसमें से नाइट्रोजन निकालता है अपने अमीनो एसिड, क्लोरोफिल, डीएनए, आरएनए वो सब बनाने के लिए। क्लोरोफिल ही नहीं बनेगा तो खाना ही नहीं बना पाएगा, पेड़ मर जाएगा। तो कितने काम के हैं, कहने को माइक्रोस्कोपिक हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं, पर कितने इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। तो ये जो एनाबीना है, नॉस्टॉक है, ये सब सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये अलग अलग पेड़ों के साथ रहते हैं, वहां खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और बदले में उनके लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ये बेसिक मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। लिखिएगा, सिम्बायोटिक रिलेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन और ब्रैकेट में लिख भी लो उसका मतलब क्या है। एटमॉस्फेयर की N2 गैस से अमोनिया बनाना, इसकी भर भर के डिटेल पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर, पर अभी बेसिक्स लिखिए। अच्छा, कुछ ना फ्री लिविंग भी होते हैं नाइट्रोजन फिक्सर, वो मिट्टी में फ्री रहते हैं, किसी होस्ट के साथ नहीं जुड़े हैं और मिट्टी में ये काम करते रहते हैं, पर ये सिम्बायोटिक वाले हैं। लिखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखो। फर्स्ट एनाबीना अजोले और दूसरा अपन अभी लिखेंगे एनाबीना साइकडे। देखो जीनस सेम है, स्पीशीज अलग अलग है, ध्यान से सुनो। अजोला जो है ये पानी में रहने वाला फर्न है। फर्न मतलब टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट यानी पेड़ है, टेरिडोफाइट। जैसे ही आप एनाबीना, आप जैसे ही अजोला पेड़ लगाओगे, अपने आप आसपास में मिट्टी में एनाबीना अजोले आ जाएंगे और ये इनकी पत्तियों के साथ मिलकर रहेंगे। ये ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना बना सकता है, इसको खाने की जरूरत नहीं है, रहने की जगह मिल जाती है, सेफ्टी मिल जाती है। बदले में ये उस मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करेंगे जिसे ये अजोला का पेड़ आराम से यूज करेगा। लिख लीजिए, लीव्स ऑफ अजोला एक्वाटिक फर्न। ये पेड़ है, दोनों का फायदा हो रहा है, पेड़ का भी फायदा हो रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी का भी फायदा हो रहा है। उसे रहने की जगह मिल रही है और पेड़ को नाइट्रोजन फिक्स मिल रहा है। ये दोनों का खाने का रिश्ता नहीं है, खाना तो अपना बना लेगा वो। राइजोबियम तो खाना भी नहीं बनाता बैक्टीरिया, वो तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ये खाना तो बनाते हैं अपना, लेकिन रहने की जगह मिल जाती है। इसी तरह एक और स्पीशीज है, लिखिए एनाबीना साइकडे। ये कहां रहती है समझो एक बार। एक जिम्नोस्पर्म है, साइकस। अगर कभी आपने ऐसा पेड़ देखा हो, ऐसा पेड़ रहता है, साइकस का पेड़ है, ऐसे लकड़ी ऐसे रहती है इस पे, छोटा 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 छोटा। ये साइकस की पेड़ में स्पेशल रूट्स होती हैं, कोरालॉइड रूट्स बोलते हैं। उनकी जड़ों के साथ ये एनाबीना रहता है। एनाबीना अपना खाना बना सकता है, लेकिन रहने की जगह मिल जाती है, सेफ जगह, और बदले में इस जिम्नोस्पर्म के लिए नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। दोनों का फायदा हो रहा है, प्लस प्लस का रिश्ता है। लिखिए एनाबीना साइकडे, एनाबीना साइकडे, कोरालॉइड रूट्स ऑफ साइकस। साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म। तो अलग अलग स्पीशीज हैं। आपने कभी नोटिस किया हो, अगर चावल की जब खेती करते हो, अगर सुना हो, तो पहले पानी की क्यारियां बनाते हैं। वो पता है क्यों बनाते हैं? चावल की खेती के पहले ये फर्न लगा देते हैं, छोटा छोटा पेड़ होता है ये पानी में रहने वाला, इसलिए पानी की क्यारियां बनाते हैं। जैसे ही ये लगाते हो ये आ जाता है, जैसे ही आ जाता है मिट्टी में खूब नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। उसके बाद पानी हटा देते हैं, पानी हटा देते तो ये मर जाता है, ये मर जाता है तो ये भी मर जाता है। और ये सब भी ऑर्गेनिक ही है, पेड़ है, मोनेरा है, सब में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड वो सब कुछ है। ये मर जाते हैं तो मिट्टी में भी और ऑर्गेनिक आ जाता है, मिट्टी और फर्टाइल हो जाती है, प्लस मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करवा ही लिए अपन ने। अब चावल की खेती करते हैं तो आराम से बढ़िया मिट्टी मिलती है, उपजाऊ, खूब फर्टाइल और खूब सारी नाइट्रोजन रिच। इसीलिए चावल की खेती में इनको यूज किया जाता है। चलिए अब लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी सेल या इन साइनोबैक्टीरिया सेल। इन साइनोबैक्टीरिया सेल, अब देखो यहां बनाना मेरे साथ। देखो बाकी तो डिटेल नहीं बना रहे, इसमें भी सेल वॉल होगी, इसमें भी मीजोजोम्स होंगे, आ रहा है समझ?
इसमें भी ये ग्लाइकोकैलिक्स होगा, शॉर्ट में बना लो एक बार, ग्लाइकोकैलिक्स टिपिकल बैक्टीरियल सेल की तरह। नहीं याद आ रहा तो बहुत बुरी बात है। सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इनवैजिनेशन मीजोजोम्स थे, या इन्हें लैमेलाजोम्स भी बोल देते हैं कई बार, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मीजोजोम से भी याद रख सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मत भी लिखो चलेगा। इसमें भी वही डीएनए होगा। बैक्टीरिया का डीएनए कैसा था? सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसमें भी वही होगा भाई, बैक्टीरिया ही तो है ये, बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही तो है, पर थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज, अच्छा राइबोसोम्स भी होंगे, कौन से वाले? 70S राइबोसोम्स होंगे, इंक्लूजन बॉडीज होंगी सारी, मैं नाम नहीं लिख रही हूं, कौन कौन सी होंगी? वॉल्यूटिन, साइनोफाइसियन, बिल्कुल परफेक्ट, वो सब होगा, वो सब होगा बैक्टीरिया की तरह, अपन सब लिख नहीं रहे हैं। अब समझो, इनमें गैस वैक्यूल मिलेंगे कि नहीं? सोचो, गैस वैक्यूल में क्या भरा है? हवा, ताकि वो क्या हो जाए? लाइट। क्यों हो जाए? ताकि वो सरफेस पे आ जाए। क्यों आ जाए सरफेस पे? ताकि सनलाइट ट्रैप कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। अब बोलो मिलेंगे कि नहीं? सब कुछ तो बता दिया मैंने, अब भी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे फिर? गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल कहाँ कहाँ पड़े थे? सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं ना, तो पर्पल सल्फर में भी मिलेंगे, ग्रीन सल्फर में भी मिलेंगे, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलेंगे। ये ट्रू वैक्यूल थे कि फॉल्स वैक्यूल थे? फॉल्स वैक्यूल थे, वो सब अपन पढ़ चुके हैं। अब ये पॉइंट लिखवा चुकी हूं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बताया था। चलिए, अब इनमें क्या होता है समझो। आपको अगर क्लोरोप्लास्ट याद हो, यूकैरियोटिक सेल में उनमें थाइलाकॉइड्स थे, और उन्होंने गठरी बना के क्या बनाया था? ग्रैनम बनाया था। और इनमें मेम्ब्रेन थी, यहां पिगमेंट थे मैंने कहा था, और ये इसका ल्यूमन था, याद आ रहा है, और ये हिस्सा स्ट्रोमा था, और फिर ऐसी दो मेम्ब्रेन्स थी। अब यहां क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, लेकिन पिगमेंट तो मिलेंगे, क्लोरोफिल ए भी मिलता है, पिगमेंट्स मिलते हैं, तभी तो सनलाइट पकड़ते हैं। तो इनमें थाइलाकॉइड्स मिलते हैं, पर ग्रैनम नहीं बनता, ग्रैनम नहीं बनता। अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने क्लोरोप्लास्ट लिखा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, वहां एक नोट लिखवाया था, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन C4 प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, और आपसे कहा था अभी समझ नहीं आएगा ये। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पिंच होकर आई और थाइलाकॉइड्स बना दिए, पर ग्रैनम नहीं मिलता। नो ग्रैनम फॉर्मेशन लिखिए, नो ग्रैना, ग्रैना नहीं बनेगा, इनकी ढेरी नहीं बनेगी, पर थाइलाकॉइड्स मिलते हैं। अब इनके थाइलाकॉइड में क्या मिलेगा? पिगमेंट्स। चलिए लिखिएगा, नेक्स्ट नीचे लिखो, पिगमेंट्स इन थाइलाकॉइड्स। पिगमेंट्स, अच्छा थाइलाकॉइड को एक और नाम देते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो, नेक्स्ट थाइलाकॉइड या क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पिंचिंग से ही बने हैं, थाइलाकॉइड या क्रोमैटोफोर्स। ये चीज लिखवा चुकी हूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, जब डिफरेंस बताया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का, तो लिखवाया था नो सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड एक्सेप्ट क्रोमैटोफोर्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए, अब इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं लिखिए, थाइलाकॉइड या क्रोमैटोफोर। पिगमेंट्स प्रेजेंट, ए क्लोरोफिल ए, एक तो मिलता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। सेकेंड बी कैरोटीनॉइड्स, ये तो हायर प्लांट्स में भी मिलते हैं, दोनों पढ़ेंगे अपन, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, अगर नाम सुने हो, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को। और नंबर 3 लिखिए क्या मिलेगा? फाइकोबिलिसोम, फाइकोबिलिसोम।
क्या होता है फाइकोबिलिसोम? इज इक्वल टू, लिखिए, इज इक्वल टू फाइकोबिलिन पिगमेंट प्लस प्रोटीन्स। बेसिकली पिगमेंट ही है ये, कुछ प्रोटीन के साथ जुड़ के रहता है, तो उन्हें फाइकोबिलिसोम्स कह देते हैं। तो एक तो क्लोरोफिल ए मिलेगा जिसके कारण ग्रीन कलर आता है, कैरोटिनॉइड्स मिलेंगे जिसके कारण अलग अलग कलर आते हैं, तभी तो एक रेड साइनोबैक्टीरिया भी बना था, रेड कलर ऑफ रेड सी। और फाइकोबिलिसोम्स मिलेंगे जिनमें फाइकोबिलिन पिगमेंट है। अब फाइकोबिलिन पिगमेंट मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं, 3 तरह का होता है। फाइकोसाइनिन, साइनो मतलब ब्लू कलर देता है, एलोफाइकोसाइनिन यानी लाइट ब्लू कलर देता है, और फाइकोएरिथ्रिन यानी रेड कलर देता है। तो ये भी अलग अलग कलर के होते हैं, आप लिख लो ब्लू, रेड एक्सेट्रा। ये पिगमेंट्स, पिगमेंट्स मतलब अलग अलग कलर्स हैं, ब्लू, रेड एक्सेट्रा। अब और क्या मिलेगा इसमें, लिखिए, 2 फोटो सिस्टम्स, लिखो अभी समझाती हूं। 2 फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट। अपन स्पेशल चीजें लिख रहे हैं, क्या क्या है इसमें। गैस वैक्यूल एक लिखी, थाइलाकॉइड्स दूसरा लिखा, अब तीसरा लिख रहे हैं। या गैस वैक्यूल को कर लेना अच्छे से अंडरलाइन, ये स्पेशल है, थाइलाकॉइड स्पेशल है, बाकी तो कॉमन है, ठीक है ना। गैस वैक्यूल स्पेशल है, थाइलाकॉइड स्पेशल है। तीसरा 2 फोटो सिस्टम, लिखिए PS1 एंड PS2। अब समझो, इनके फोटोसिंथेसिस में और अदर बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में मेन डिफरेंस क्या था। ये ऑक्सीजन रिलीज करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि ये H2O तोड़ते थे। एक्चुअली ये फोटो सिस्टम मतलब पिगमेंट्स का ही सिस्टम है, अपन फोटोसिंथेसिस चैप्टर में समझेंगे इसको डिटेल में। ये जिम्मेदार होते हैं पानी तोड़ने के लिए, तो ये जिम्मेदार है। यानी नॉर्मल बैक्टीरिया में कौन सा फोटो सिस्टम नहीं मिलेगा, अदर बैक्टीरिया में 2 नहीं मिलेगा, उनमें सिर्फ PS1 मिलता है, इनमें दोनों मिलता है। तो लिख लीजिएगा, वाटर स्प्लिटिंग एसोसिएटेड विथ, फोटो सिस्टम 2 के बारे में लिख रहे हैं, एसोसिएटेड विथ वाटर स्प्लिटिंग एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन O2। ये जिम्मेदार है, ये स्पेशल हो गया है, ये हायर प्लांट्स की तरह है। हायर प्लांट्स में भी 2 फोटो सिस्टम्स मिलते हैं, ये हम लिख ही चुके हैं, इसीलिए ये ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। चलिए अब लिखिएगा एक और मजेदार चीज, लिखिएगा गाइडुकॉफ फिनोमिनन इज सीन। लिखिए, गाइडुकॉफ फिनोमिनन इज सीन। अब इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, एक हल्का सा आपको बताती हूं, समझो। देखो, ऐसा ऐसा डायग्राम बनाओ, ये पानी बनाया, सन की लाइट आ रही है, सन की लाइट में आपको कुछ आइडिया है कितने विजिबल लाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7। कौन कौन से? विबग्योर, चलो विबग्योर लिखिए, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एनी आइडिया सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट की, और सबसे बड़ी वेवलेंथ इसकी, ठीक है। इसके और छोटी वेवलेंथ अल्ट्रा वॉयलेट रे होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, इससे ज्यादा वाली इंफ्रारेड होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, यानी ये विजिबल लाइट है। लिख लीजिए विजिबल लाइट, इसी में फोटोसिंथेसिस होता है, इसी लाइट के पड़ने पर फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें लिख लो मिनिमम वेवलेंथ और रेड की लिख देना मैक्सिमम वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिख देना मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ। अब एनी आइडिया वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिश्ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? वेरी गुड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और जितनी लंबी वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी होगी। लिख लीजिएगा, मेन फोटोसिंथेसिस जो होता है, लिख लो नीचे, मेन फोटोसिंथेसिस या मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ब्लू एंड रेड लाइट। ये मैं पढ़ाऊंगी आगे फोटोसिंथेसिस में, लिख लो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ब्लू एंड रेड लाइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, किसी में भी, पेड़ों में भी, सब में।
ये लाइट सबसे ज्यादा खाना बनवा सकती हैं। अब मुझे बताओ, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, ब्लू और रेड, तो वेवलेंथ कम किसकी है? ब्लू की। तो एनर्जी ज्यादा किसमें है? एनर्जी ज्यादा किसमें है? ब्लू में। वेवलेंथ छोटी, एनर्जी ज्यादा, तो पानी में डीप तक कौन सी जा सकती है? अच्छा, जिसमें एनर्जी कम है वो नीचे तक जाएगी, ऐसा होगा? लॉजिक तो लगाओ, इसमें फिजिक्स याद करने की क्या जरूरत है? जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा डीप नहीं जा पाएगी, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जिसमें जितनी एनर्जी है वो उतना डीप जाएगी। बोलो सबसे डीप ब्लू जाएगी कि रेड जाएगी? ब्लू जाएगी। तो जो ऑर्गेनिज्म ब्लू एब्जॉर्ब करेंगे वो अगर नीचे भी हैं तो भी उन्हें सनलाइट मिल जाएगी और वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। पर जो ऑर्गेनिज्म रेड एब्जॉर्ब करते हैं वो उनको ऊपर रहना पड़ेगा। वो अगर नीचे रहेंगे तो उनको लाइट ही नहीं मिलेगी और वो मर जाएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी के पास क्या होता है? इनके पास ये जो फाइकोबिलिन्स हैं, मैंने कहा एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का, यही बोला ना आपको, ये इंटर कन्वर्टेबल होता है। तो अगर ये नीचे हैं तब इनके पास फाइकोबिलिन ब्लू वाला बन जाता है, तो ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर ये सरफेस पर हैं तो ये फाइकोबिलिन जो साइनिन वाला है उसे एरिथ्रिन में चेंज कर देते हैं, तो ये रेड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनका दोनों जगह काम चलता है, यानी ये डीप वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, सुपरफिशियल वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इन्हीं फाइकोबिलिन्स के कारण से। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो पूछते हैं जब हम एल्गी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। एल्गी में 3 तरह के एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। बताओ डीपेस्ट पानी में कौन सा एल्गी मिलना चाहिए? जो ब्लू एब्जॉर्ब करे या रेड एब्जॉर्ब करे? ब्लू। अब समझो, रेड एल्गी, रेड दिखता है क्योंकि रेड को रिफ्लेक्ट करता है कि एब्जॉर्ब करता है? रिफ्लेक्ट करता है, यानी एब्जॉर्ब किसको करता है? ब्लू को करता है। इसीलिए डीपेस्ट पानी में कौन सरवाइव कर सकता है? रेड एल्गी सरवाइव कर सकता है। ग्रीन दिखता ग्रीन है, एब्जॉर्ब रेड करता है, ये तो रिफ्लेक्ट ग्रीन करता है, इसीलिए ग्रीन दिखता है। तो क्वेश्चन आता है कि डीपेस्ट पानी में क्या क्या मिल सकता है? एक तो रेड एल्गी सरवाइव कर सकता है और एक ब्लू ग्रीन एल्गी सरवाइव कर सकते हैं इस फिनोमिनन के कारण, क्योंकि वो अपना पिगमेंट इंटरचेंज कर सकते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है, इनमें रेड एल्गी ही। अगर ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, उसे सुपरफिशियल पानी में रहना पड़ेगा। अगर वो डीप में जाएगा उसके पास वो लाइट ही नहीं पहुंच पाएगी, ब्लू तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाता, जो वो एब्जॉर्ब करता है वो वहां तक आएगी नहीं, इतनी एनर्जी है नहीं, वो खाना नहीं बना पाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो लिख लो आप, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी ब्रैकेट में लिखो। रेड एल्गी के लिए लिख रहे हैं एब्जॉर्ब ब्लू लाइट ब्रैकेट क्लोज, कैन सर्वाइव इन डीपेस्ट वाटर्स या डीपर वाटर्स, कैन सर्वाइव इन डीपर वाटर्स। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन ऐसा लिखो, मत लिखो कैन सर्वाइव ऑल्सो इन डीपर वाटर्स। ऑल्सो, सुपरफिशियल में तो रह ही लेंगे ना, डीप की बात है। तो गाइडुगॉफ फिनोमिनन की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, एक बार यहां देख लीजिए। इट इज द एबिलिटी टू चेंज बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। दिस इज गाइडुगॉफ फिनोमिनन। लिख लो या रहने दो, इसको नहीं पूछते हैं ये सब कुछ। चलिए, तो यूनिक चीजें हमने पढ़ी ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बहुत सारी। अब नेक्स्ट यूनिक चीज लिखिए, हेटेरोसिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेटेरोसिस्ट, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। हेटेरोसिस्ट, 2 मिनट का टाइम लीजिए, दिमाग में ये सब कुछ चलाइए, फिर हम हेटेरोसिस्ट को समझ के लिखेंगे। चलिए आइए, अब लिखिए हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट, और इसमें क्या यूनिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टिक कर लेना। चलो बनाओ मेरे साथ हेटेरोसिस्ट। देखिए, हम नॉस्टॉक बना रहे, थोड़ा इधर से बनाना क्योंकि मैं इधर लिखवाऊंगी। नॉस्टॉक, हमारी एनसीईआरटी में नॉस्टॉक की लेबलिंग है। नॉस्टॉक ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है।
बहुत सारे सेल्स हैं, एक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, पर मिलता इसी फॉर्म में है। ये इसकी जिलेटिनस शीट है, मैं लेबलिंग अभी नहीं कर रही हूं दोबारा। अगर मैं इसे एक नॉर्मल सेल मानूं, क्या मैं नॉर्मल सेल को वेजिटेटिव सेल लिख सकती हूं? क्योंकि यहां खाना बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, सब्जी बनेगी, वेजिटेटिव सेल। चलो बताओ मुझे इसमें PS1 मिलेगा कि PS2 कि दोनों? ये साइनोबैक्टीरिया है, दोनों। तो PS1 एंड PS2 प्रेजेंट। अगर PS2 प्रेजेंट है तो बोलो ये पानी तोड़ेगा या नहीं? तोड़ेगा। तो वाटर स्प्लिटिंग प्रेजेंट। तो बताओ यहां O2 रिलीज होगी कि नहीं? O2 रिलीज अकर्स। ये नॉर्मल सेल है, तो बताओ फोटोसिंथेसिस करेगा कि नहीं? करेगा ना, फोटोसिस्टम है यानी पिगमेंट्स है। देखो ये सेल है, इसके अंदर थाइलाकॉइड होंगे, उसमें क्लोरोफिल होगा, कैरोटिनॉइड होगा, ये सब पिगमेंट्स होंगे, सनलाइट को पकड़ेगा, खाना बनाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस अकर्स। क्या मैं ये बोल सकती हूँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब CO2 फिक्स हो रही है, CO2 से खाना बन रहा है, शुगर बन रही है, यानी CO2 फिक्सेशन अकर्स। आ रहा है समझ में? नॉर्मल बात कर रहे हैं, CO2 फिक्सेशन हो रहा है। अब समझो, एक बात साइड में लिख लेना नोट करके, या डायग्राम में नीचे लिख लेना। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो बोलो क्या घटना घटती है? अभी पढ़ाया था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके लिए एक एंजाइम लगता है, बोलो मेरे साथ, नाइट्रोजिनेज। क्या नाम है? क्योंकि नाइट्रोजन को तोड़ेगा तो नाइट्रोजिनेज। इसको नफरत है ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में जिंदा रह ही नहीं सकता। किसमें रहेगा ये? स्ट्रिक्टली एनारोबिक है, ये एनारोबिक एंजाइम है ये। मैं क्या कहूं, ये ऑक्सीजन के लिए बहुत सेंसिटिव है या बिल्कुल इसको कोई फर्क नहीं है ऑक्सीजन से? इसको बहुत सेंसिटिविटी है, ये झेल ही नहीं सकता। जरा भी ऑक्सीजन आएगी ये बोलेगा भैया मैं काम नहीं कर रहा, मैं तो सोने जा रहा हूं, बाहर में गई तुम्हारी नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये लाइन है मिनरल न्यूट्रिशन से, नीट में डायरेक्ट आती है। मुझे एक बात बताओ, इस वेजिटेटिव सेल के अंदर अगर मैं चाहूं नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए तो पॉसिबल है कि नहीं है? सब कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको, है कि नहीं है? है। क्यों? अगर आप चाहते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो तो आप कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करना चाहते हो? इतना तो बोलो यार। नाइट्रोजिनेज। और उसको कैसी कंडीशन चाहिए? एनारोबिक। और इस सेल के अंदर कैसी कंडीशन है? एरोबिक। एरोबिक। क्या यहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा? नहीं होगा। नो नाइट्रोजन फिक्सेशन पॉसिबल। यानी यहां CO2 तो फिक्स होती है, यानी यहां खाना तो बनता है, ये काम तो होता है, पर नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो सकती है। और मैंने आपको बताया अभी कि नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या करें? खाना बनाना भी जरूरी है भाई। अगर हम खाना नहीं बनाएंगे, हम ये सब कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो भूखे मर जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग भी जरूरी है, नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो भी अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, DNA RNA नहीं बनेगा, तो क्या करें? तो इनके कुछ सेल कहते हैं चलो हम अपनी कुर्बानी देते हैं। हम क्या करेंगे? देखो, हम एक मोटी सी दीवार बना लेंगे ताकि एटमॉस्फेयर से O2 ना घुस पाए। हम अपनी दीवार को मोटा कर देंगे। देखो ये सेल ने क्या कहा, इसने कहा मैं थिक वॉल्ड बन जाऊंगा, थिक वॉल्ड। पर इससे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर एटमॉस्फेयर से O2 नहीं आएगी तो और कौन सी गैस है वो भी नहीं आएगी? CO2। यानी क्या ये खाना बना पाएगा? ये खाना भी नहीं बना पाएगा। भाई दीवार को थोड़ी पता है कि O2 है तो मत घुसाऊं, CO2 है तो घुसाऊं। वो तो ना O2 घुसाएगी ना CO2 घुसाएगी। यानी यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यहां पे CO2 फिक्सेशन नहीं होगा, ये खाना नहीं बना पाएगा, ये खाना नहीं बना पाएगा। अब इसको बाकी सेल ने बोला कि भाई तूने तेरी दीवार तो मोटी कर ली,
बाहर से तो O2 तुझ में घुस नहीं रहा, हमारे तो O2 CO2 एक्सचेंज चलता रहता था, लेकिन अंदर तो तेरे क्या है, फोटो सिस्टम 1 एंड 2। फोटो सिस्टम 2 से अंदर तू पानी तोड़ेगा, पानी तोड़ेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो इसने कहा लो मैंने छोड़ा, फोटो सिस्टम 2 भी अपना एब्सेंट। अब ना यहां पे पानी स्प्लिट होगा, ना यहां पे O2 रिलीज होगी, यानी अंदर O2 रिलीज नहीं हो रही, बाहर से O2 आ नहीं रही, यानी इसके अंदर क्या हो गया, एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो गई, एनारोबिक। और अब यहां पे बहुत खुशी खुशी ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है तो हर सेल के अंदर, अब वो एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होकर वो बढ़िया नाइट्रोजन फिक्स करके देगा। तो यहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, CO2 फिक्सेशन नहीं हो रहा। बाकी सेल्स में CO2 फिक्सेशन हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा। यहां पे PS1 तो प्रेजेंट है, PS2 एब्सेंट हो जाता है। ये सेल थोड़ा बड़ा भी हो गया है, क्योंकि दीवार मोटी हो गई है तो बड़ा हो जाएगा। बताओ ये कलर्ड रहेगा या पेल येलो, फीका पड़ जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस तो करना नहीं है, पिगमेंट्स काफी सारे खत्म हो गए हैं, फोटो सिस्टम 2 है नहीं, तो ये पेल येलो भी बन जाता है। 1 मिनट रुककर ध्यान से सुनो। बाकी सेल खाना बना रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्स नहीं करवा रहे हैं, ये खाना नहीं बना रहा, नाइट्रोजन फिक्स करा रहा है। आपस में साठगांठ कर लेते हैं, बोले भाई तू इतनी कुर्बानी दे रहा है, तेरे को खाना हम दे दिया करेंगे जो बनाएंगे, तू जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा वो तू हमको पहुंचा देना। बताओ क्या ये दूसरों से अलग है, डिफरेंट है? डिफरेंट के लिए हेट्रो बोलते हैं, इसकी दीवार मोटी है, मोटी दीवार के लिए सिस्ट बोलते हैं, इस सेल को बोलेंगे हेटेरोसिस्ट। समझ लिया तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलती है हेटेरोसिस्ट। ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशल सेल है जहां पे नाइट्रोजन फिक्स होता है। लिखिए, आइए देखिए एनसीईआरटी में ये लाइंस कैसे लिखी हुई है, ध्यान से देखो। हेटेरोसिस्ट, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी एटमॉस्फेरिक N2 से अमोनिया बना सकते हैं इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। पेल येलो है, लार्जर है, थिक वॉल्ड है ताकि बाहर से O2 ना आए। एनारोबिक कंडीशन है क्योंकि PS2 नहीं है, PS2 नहीं है तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं है, वाटर की स्प्लिटिंग नहीं है तो O2 का रिलीज नहीं है। लेकिन हाँ, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा, CO2 फिक्सेशन भी नहीं हो रहा, ये सब कुछ एब्सेंट है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम यहाँ एक्टिव है, खाना ये वेजिटेटिव सेल से ले लेंगे। इस तरह की हेटेरोसिस एनाबीना भी पढ़ा ही था, साइकडे, अजोले सब नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, सब में मिलेंगे, नॉस्टॉक में भी मिलेंगे। तो लिखिएगा, लिखिएगा एनाबीना नॉस्टॉक, एनाबीना नॉस्टॉक कंटेन हेटेरोसिस्ट, एनाबीना नॉस्टॉक एक्सेट्रा, ऐसा लिख दो, एनाबीना नॉस्टॉक etc. contain heterocyst, comma, which are specialized cells to fix atmospheric nitrogen, to fix atmospheric nitrogen। और हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब N2 से अमोनिया बनाना। अब दोबारा से उसी डायग्राम को देखो, ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें हमने नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया 3 एग्जाम्पल लिखे थे। एनसीईआरटी में नॉस्टॉक का डायग्राम है, चारों तरफ म्यूसिलेज की शीट है, और अब देखो ये बीच बीच में जो स्पेशल सेल बना हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने ये लेबलिंग छोड़ दी थी, दोबारा दिखाती हूं, ये हेटेरोसिस्ट है बीच बीच में, यहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और बाकियों में CO2 फिक्सेशन होगा। बाकी खाना बनाएंगे और ये नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे, मिल बांट के सब एक साथ फिलामेंट धागे की तरह रहेंगे। आप लिख भी लेना, यहां पर ये पॉइंट भी लिख लो जहां पर ने सारी डिटेल्स लिखी हैं, इसी जगह पर लास्ट में एक और पॉइंट लिख लो, ऑब्टेन फूड फ्रॉम वेजिटेटिव सेल, ऑब्टेन फूड फ्रॉम वेजिटेटिव सेल, फ्रॉम वेजिटेटिव सेल। यानी देखिए समरी, हेटेरोसिस्ट में CO2 फिक्सेशन होगा कि नहीं होगा,
नहीं होगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, और वेजिटेटिव सेल में CO2 फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। लिखिए हेंस ब्लू ग्रीन एल्गी, बार बार BGA लिख लेना, एक्ट एज, क्या मैं ये बोल सकती हूं कि अगर मिट्टी में मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी डाल दिए तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन बढ़ जाएगा? क्या ये खाद की तरह काम कर रहे हैं, फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, फर्टिलाइजर हैं और लिविंग है? बायो फर्टिलाइजर्स, एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स। राइजोबियम बैक्टीरिया भी यही होता है, वो भी एनारोबिक कंडीशंस में N2 से अमोनिया बनाएगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, नाइट्रोजन फिक्सर है यानी बायो फर्टिलाइजर है। बेसिक मतलब एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी, सिर्फ नाम लिख लो स्ट्रक्चर्स के, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। नंबर 1, एक तो बाइनरी फिजन, वो तो हो गई, सब में कॉमन पड़ा है बाइनरी फिजन। नंबर 2, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन का मतलब समझते हो, एक टुकड़ा टूटेगा उससे पूरा नया बन जाएगा। नंबर 3, हेटेरोसिस, जी हां, हेटेरोसिस्ट आपको क्या याद रखना है, जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कभी कभी हेटेरोसिस्ट रिप्रोडक्शन में भी रोल प्ले करते हैं, सिर्फ नाम आना चाहिए, सिर्फ नाम, वो भी रेयरेस्ट चांस है पूछने का। 4th, एकाइनीट और 5th, हॉर्मोगोनिया, सिर्फ स्ट्रक्चर का नाम, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, बिल्कुल मत देखना ये सब कुछ, ये सब पहले पूछते थे। ये बस ये 5 तरीके हैं रिप्रोडक्शन के। आपके लिए तो हेटेरोसिस्ट का मतलब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए अब लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। चलो नंबर 1, क्या मैं ये बोल सकती हूं साइनोबैक्टीरिया के बाद ही एरोबिक ऑर्गेनिजम्स पॉसिबल हुए? क्योंकि इसके पहले तो एटमॉस्फेयर में फ्री O2 था ही नहीं, तो जो एरोबिक फॉर्म्स हैं वो सरवाइव ही नहीं कर सकते थे। इसके पहले सारे बैक्टीरिया कैसे रहे होंगे, एनारोबिक वाले रहे होंगे। लिखिए, रोल इन एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, रोल इन एवोल्यूशन ऑफ यानी विकास हुआ पहली बार एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ का। अगर ये नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते, हम भी तो O2 ब्रीद इन करते हैं। डैश करके लिख लो, मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट एंशियंट, सबसे पहले सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नंबर 2, एज बायोफर्टिलाइजर्स, ये इनका दूसरा इंपॉर्टेंस है, एज बायोफर्टिलाइजर्स। सारे साइनोबैक्टीरिया या सिर्फ वो जो पर्टिकुलर काम करते हैं, सिर्फ वो जो कौन सा काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। लिखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सर्स, नाइट्रोजन फिक्सर्स, नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब इसमें नाइट्रोजन फिक्सर जहां लिखा है ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तरफ लिखो फ्री लिविंग और दूसरी तरफ लिखो सिम्बायोटिक। कुछ ऐसे हैं जो अकेले रह सकते हैं मिट्टी में और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो होस्ट के अंदर रह के नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। बोलो सिम्बायोटिक में कौन से एग्जांपल्स लिख दूं, आज ही पढ़ाया है, एनाबीना अजोले एंड एनाबीना साइकडे। लिखो दोनों नाम फिर से, एनाबीना अजोले, एनाबीना साइकडे, ये सिम्बायोटिक वाले हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं। एक अजोला पेड़ की पत्तियों के साथ दोस्ती करके रहेगा, एक साइकस की रूट्स के साथ दोस्ती करके रहेगा। चावल की खेती में कौन सा बताया था, अजोले वाला। लिखिए, यूज्ड इन पैडी फील्ड्स, एनाबीना अजोले यूज्ड इन पैडी फील्ड्स। समझ आ रहा है फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक का मतलब? फ्री लिविंग मतलब वो अकेले मिट्टी में रह सकते हैं, उन्हें कोई होस्ट की जरूरत नहीं है, अपना खाना भी खुद बना रहे हैं, रह भी खुद रहे हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। इन्हें होस्ट की जरूरत है, खाना तो खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक है, नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं, पर रहने के लिए जगह चाहिए। चलिए फ्री लिविंग में लिखिए, फ्री लिविंग में सम एनाबीना एंड नॉस्टॉक स्पीशीज, डिटेल में नहीं जाना है। यानी एनाबीना जो है वो फ्री लिविंग भी रह सकती है कुछ स्पीशीज,
और कुछ स्पीशीज सिम्बायोटिक भी होती हैं। उधर भी लिखो सम नॉस्टॉक स्पीशीज। तो ध्यान रखो नॉस्टॉक और एनाबीना की स्पीशीज जो है उनमें से कुछ फ्री लिविंग रहती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है, कुछ सिम्बायोटिक है। अच्छा ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कोई कभी फ्री लिविंग है कभी फिक्स्ड है सिम्बायोटिक है, वो फिक्स है कि कौन सी फ्री लिविंग रह के नाइट्रोजन फिक्स करेगी, कौन सी सिम्बायोटिक है। तो ध्यान रखना नॉस्टॉक और एनाबीना की कुछ स्पीशीज फ्री लिविंग है, कुछ स्पीशीज सिम्बायोटिक है और नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। ये पर्टिकुलर स्पीशीज के नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्री लिविंग में एक और नाम लिखिए, ओलोसायरा। ओलोसायरा ये भी एक साइनोबैक्टीरिया है, फ्री लिविंग में रह के नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसे भी चावल के फील्ड्स में यूज करते हैं, यूज इन पैडी फील्ड। जैसे ही ये मिट्टी में वैसे ही रहता है, ये ना किसान भी जानते हैं, ये जीवाणु हैं, वो जानते हैं, वो बाजार से इनको लेके आ जाते हैं और इसको मिट्टी में डाल देते हैं। जैविक खाद बोलते हैं इसको, जीवित खाद, जैविक खाद। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना होगा ना, ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक गुड़। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि जब वो चीज उगाई गई है, खेती की गई है, तो उसमें केमिकल वाली खाद नहीं डाली है, उसमें जैविक खाद डाली है। इन्हें लाके मिट्टी में डाल देते हैं, ये मिट्टी में खूब नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे। फिर चावल की खेती करेंगे तो चावल की जो जड़ें हैं वो मिट्टी से फिर नाइट्रेट्स वगैरह एब्जॉर्ब करती है। जैविक खाद सुना है या नहीं? महंगा महंगा खूब आता है। वो बोलते भी इसमें केमिकल वाली खाद नहीं डली है, इसमें जैविक खाद डली है, यानी यही जीवाणु डले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, स्पाइरुलिना। पहला पढ़ा एरोबिक फॉर्म्स को ये लेकर आए, विकास करवाया। दूसरा पढ़ा जैविक खाद की तरह बायो फर्टिलाइजर। तीसरा स्पाइरुलिना एज फूड सप्लीमेंट रिच इन प्रोटीन। स्पाइरुलिना की तो टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं, पतंजलि की, कई कंपनीज की आती है, सुपर फूड बोलते हैं इसको। यहां तो रिच इन प्रोटीन लिखा है, 12th क्लास में पढ़ाऊंगी। रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, सब कुछ सुपर फूड है, फूड सप्लीमेंट की तरह खाते हैं कई कंट्रीज में लोग। चलिए अब नेक्स्ट लिखो डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ताकि एकदम दिमाग अब क्लियर हो जाए आपका। सारे यू बैक्टीरिया के अंदर आ रहे हैं, थोड़े स्पेशलाइज्ड हो गए साइनोबैक्टीरिया कह रहे हैं। चलो पहले यहां देखो एक बार, देखिए इनमें थाइलाकॉइड किसमें पढ़ाए थे आपको? ब्लू ग्रीन एल्गी में, बैक्टीरिया में नहीं थे। साइनोबैक्टीरिया में स्पेशल क्या आ गया? फोटोसिस्टम 2, 1 तो था ही, 2 भी प्रेजेंट है। यहां पे ओनली फोटोसिस्टम 1 है, 2 नहीं है। 2 नहीं है तो यहां स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी नहीं है, यानी ये एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा। इसमें सिंपल टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो परप्यूरिन, ऐसे। पर यहाँ क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलेंस थे। यहाँ मीजोजोम शब्द यूज किया था, यहाँ मैंने कहा था लैमेलाजोम बोलते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों प्रोकैरियोटिक हैं, दोनों मोनेरा किंगडम में हैं, दोनों यू बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया नहीं है। पर ये टिपिकल बैक्टीरिया है, इनमें थोड़ा बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया, ये और ज्यादा एडवांस्ड हो गए, ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं या साइनोबैक्टीरिया। पहले इन्हें एल्गी में ग्रुप करते थे क्योंकि ये पेड़ों की तरह ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, पर क्योंकि प्रोकैरियोटिक हैं इन्हें डाला मोनेरा में ही जाएगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा तो वो माइकोप्लाज्मा बन जाएगा, जैसे सेल वॉल नहीं होगी, हम और भी चीजें पढ़ेंगे। और जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहेंगे वो आर्की बैक्टीरिया। पर है सारे प्रोकैरियोट्स, ध्यान समझो, बेसिक समझो, सब में न्यूक्लियस नहीं है, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सब में हिस्टोन नहीं है, सब में सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स नहीं है, वो सारे पॉइंट्स कॉमन है। सब में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, माइकोप्लाज्मा में नहीं है, वो एक अलग बात है। बाकी सब कुछ कॉमन है, बस ये एक डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये टेबल आपको एज होमवर्क में दे रही हूं, ये आपको बनाना रहेगा। आज हमने रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया समझा, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया समझा और साइनोबैक्टीरिया को कंप्लीट किया है। एनसीईआरटी रीड कर रहे हो हैंड टू हैंड, समरी पढ़ते हो एक एक दो दो लाइन की, उसकी आदत बनाइए। मुश्किल से एक दिन की क्लास में 1 या 2 लाइन निकलेगी समरी की, कभी कभी तो 1 लाइन ही निकलेगी, और उसकी आदत बनाओ। क्योंकि जब थ्योरी पढ़ रहे हो तभी तो समझ आएगा कि समरी में डिफरेंस है कि नहीं है।
थ्योरी पढ़ के रख दी, बाद में समरी पढ़ोगे सब सेम ही लगेगी, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। तो जिस दिन थ्योरी पढ़ी उसी से रिलेटेड, अच्छी बात यह है कि अपना सीक्वेंस, थ्योरी का सीक्वेंस एनसीईआरटी की और समरी का सीक्वेंस सब सेम है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस आगे की एक लाइन पढ़नी होगी। अगली क्लास में स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, जहां माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, तब जाकर ये किंगडम मोनेरा कंप्लीट होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।